इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 16 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं वो भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को कब तक वापस बुलाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सितंबर 11, 2021। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स 11 सितंबर 2021 तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा। ये तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि 20 साल पहले यानी 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने यूनाइटेड स्टेट्स के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड पेंटागन पर अटैक किया था। अफगानिस्तान, इराक एंड सीरिया में US ट्रूप्स की मौजूदगी US टैक्स पेयर्स पर काफ़ी भारी पड़ रही है। अब तक 2000 US सर्विस मेंबर्स अफगानिस्तान में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें, फरवरी 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तालिबान के साथ एग्रीमेंट के तहत अपने सभी सोल्जर्स 1 मई 2021 तक वापस बुला लेने की बात कही गई थी। इसी डेडलाइन को अब बढ़ाकर 11 सितंबर 2021 कर दिया गया है। हालांकि देखना होगा यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स के अब यहाँ से चले जाने के बाद किस तरह से यहाँ की कंडीशन रहती है, क्योंकि अफगानिस्तान में फ्रेंड्स महिलाओं की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। 3 दिन पहले ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जो यहाँ पर पोलियो की दवाई पिलाई जाती है उसके ये सख्त खिलाफ हैं। जो तालिबान है ये सख्त खिलाफ है और इन्होंने 3 महिला कर्मियों को भी जो है शूट कर दिया यहाँ पर, केवल इसलिए क्योंकि वे जो है ये दवाई पिला रही थी, जो पोलियो की दवाई होती है जो हमारे यहाँ भी पिलाई जाती है। ठीक है, तो अब देखना होगा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर हालात जो है सीरिया यमन जैसे हो जाएं, कि यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ जाए। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक समाचार एजेंसी रॉयटर की पहली महिला प्रधान संपादक यानी एडिटर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलेजेंड्रा गैलोनी। तो एलेजेंड्रा गैलोनी ये रॉयटर की फर्स्ट वुमेन एडिटर इन चीफ बन गई हैं और ये स्टीफन एडलर को रिप्लेस करेंगी। आपको बता दें कि जो रॉयटर है इसकी जो पेरेंट कंपनी है या पेरेंट जो एजेंसी है ये थॉमसन रॉयटर है और 1851 में पॉल रॉयटर द्वारा इसको लंदन में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स भी लंदन, यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन यानी एम ने भारत में डिजिटली रूप से समृद्ध माहौल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन। तो अटल इनोवेशन मिशन यानी एम, जो कि नीति आयोग द्वारा संचालित है, इसने भारत में डिजिटली रूप से समृद्ध माहौल उपलब्ध कराने के लिए और पूरे देश में युवाओं में STEM आधारित इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। STEM इसका मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि अटल टिंकरिंग लैब्स, तो ये भी जो है एम अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसका मकसद भी यही होता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन डेवलप हो, इस तरह के प्रोग्राम जो है चलाना। साथ ही आपको बता दें कि जो डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन है ये अब अटल इनोवेशन मिशन के साथ जुड़कर जो बच्चे हैं उनके लिए कई तरह के चैलेंजेस, हैकाथॉन्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो लर्निंग स्किल्स होते हैं उनको डेवलप करने का प्रयास करेगी। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो एम है अटल इनोवेशन मिशन, इसके मिशन डायरेक्टर हैं R रमनन। इसमें फ्रेंड्स कुछ एस्पिरेंट्स को डाउट था। देखिए, हालांकि अब जो हैं चिंतन वैष्णव इनको अपॉइंट कर दिया गया है, पर इन्होंने अभी
जो है अपना कार्यभार या पदभार संभाला नहीं है। तो जब तक ये न्यूज़ लिखी जा रही है तब तक मिशन डायरेक्टर आर रमनन ही हैं। ठीक है, जब ये टेक ओवर करेंगे तब फिर से हम आपको इससे बेस्ड MCQ करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नई दिल्ली संवाद 2021 का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी, यानी एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो देखिए, द एनर्जी फोरम TEF और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम एनर्जी इंडस्ट्री, तो इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके तत्वावधान में हाइड्रोजन इकोनॉमी द इंडियन डायलॉग 2021 इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसका मकसद हाइड्रोजन इकोसिस्टम से जुड़े अवसरों का पता लगाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आई है, हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन इकोनॉमी का अगर हम बेसिक प्रिंसिपल जानें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ये डाई हाइड्रोजन के लिक्विड या गैसियस फॉर्म में करना इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और हाइड्रोजन इकोनॉमी का एडवांटेज ये है कि एनर्जी का ट्रांसमिशन डाई हाइड्रोजन के रूप में होता है, न कि इलेक्ट्रिक पावर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार समिति यानी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। देखिए, पीयूष गोयल के पास 3 मिनिस्ट्री हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीयूष गोयल ने जो है, ये पहली मीटिंग रही है इसकी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, इसका जो गठन है ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT द्वारा किया गया था। और इसका मकसद भी वही है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप्स और इनोवेशन से जुड़े जो भी कार्य हैं उनको जो है मजबूती प्रदान करना, उनको सुदृढ़ बनाना, उनके लिए अलग से कुछ नीतिज बनाना, ठीक है, या फिर और इस तरह के काम उससे करना ताकि ये सेक्टर जो है काफ़ी अच्छे से उभर कर आए। आपको बता दें कि स्टार्टअप इंडिया ये 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन शामिल हैं। तो जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ये चेयरमैन होते हैं, और इसमें जो है कन्वेनर कौन होता है इसका, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी जिसके द्वारा ये एडवाइजरी काउंसिल बुलाई जाती है, ठीक है, कन्वेनर। और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। साथ ही इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अच्छा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि स्टार्टअप से जुड़ी कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन आखिर स्टार्टअप होता क्या है? मतलब अगर कोई स्टार्टअप से जुड़ी स्कीम है तो उसके लिए कौन एलिजिबल होगा? क्या कोई भी एलिजिबल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्टार्टअप की डेफिनेशन होती है, यदि वो उस डेफिनेशन पर खरा उतरते हैं वही उस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक क्राइटेरिया एक ये बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, कंपनी एज। देखिए, कोई भी कंपनी 10 साल से ज़्यादा की एज की नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका जो पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन है शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, एक तो आप ये समझ गए कि 10 साल से ज़्यादा का उसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है एनुअल टर्नओवर, यानी उसका जो एनुअल टर्नओवर है ये 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा। अच्छा, तीसरा है ओरिजिनल एंटिटी, यानी देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्प्लिट हो जाता है, उसके बाद फिर एक और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ठीक है, विभाजन हो जाता है। तो इस तरह से कोई स्टार्टअप ना हुआ हो, ठीक है, वो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगी। यदि किसी कंपनी से स्प्लिट होकर कोई दूसरी कंपनी बनी है और वो स्टार्टअप अपने आप को कहलाती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चौथा है फ्रेंड्स कंपनी टाइप। ठीक है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इसमें हो सकती है। तो ये चारों आप पॉइंट्स याद रखिएगा, ये स्टार्टअप की डेफिनेशन है। ठीक है, जिसके तहत ये स्टार्टअप से जुड़े जो भी योजनाएं हैं
उनके लिए एलिजिबल होते हैं। तो 100 करोड़ और 10 ईयर्स, खास करके ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। तो विजडन मैगजीन आप जानते होंगे, बाइबल ऑफ द क्रिकेट इसको बोला जाता है। तो इन्होंने 2010 के लिए ओडीआई क्रिकेटर जो चुना है वो चुना है विराट कोहली को। ठीक है। अच्छा, तो आपको बता दें कि इस पीरियड में जो है 2010 के दशक के लिए, ठीक है, डिकेड के लिए, तो आपको बता दें कि 11,000 रन इन्होंने इस पीरियड में बनाए थे। और इनसे पहले विजडन जो है सचिन तेंदुलकर को भी 1990s के लिए ये पुरस्कार दे चुकी है, ये अवार्ड दे चुकी है। और कपिल देव को 1980s के लिए ओडीआई क्रिकेटर चुन चुकी है। तो विराट कोहली तीसरे भारतीय हैं जिनको इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही इसमें जो है इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, इनको विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन 2020 इसके लिए चुना गया है। और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर, पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, इंग्लैंड के डॉम सिबले और जैक क्राउले और डैरेन स्टीवंस, इनको 5 क्रिकेटर हैं जिनको 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में इनको चुना गया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेटर बेथ मूनी, इनको लीडिंग वुमेन क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। और वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड, इनको लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोग्राम। तो देखिए, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्च किया है। तो इस प्रोग्राम का मकसद वही है कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोग्राम है ये। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट, इससे जुड़ा ये एक प्रोग्राम है। और जो भी अपने ग्रेजुएट्स, जो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोग्राम का जब ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट है और लीडरशिप है, उसमें इनको चयनित किया जाएगा और उसको सुदृढ़ बनाने के लिए ये काम करेंगे। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के लिए ही किया गया है। यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है और लीडरशिप है, यहीं पर इनको जो है कार्यरत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईपी गुरु, ये किसकी पहल है या किसका इनिशिएटिव है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निक्सी। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लॉन्च ऑफ 3 न्यू पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव ऑन IPv6 बाय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेक्सी। देखिए, अजय प्रकाश साहनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके सेक्रेटरी हैं, साथ ही निक्सी के चेयरमैन भी हैं। तो इन्होंने जो है 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के। कौन कौन से हैं? पहला है IPv6 एक्सपर्ट पैनल, जिसे बोला गया है IP गुरु। तो फ्रेंड्स, IP गुरु, इसका मकसद ये है उन सभी इंडियन एंटिटीज़ को सपोर्ट करना जो कि IPv6 में माइग्रेट होने में जिन्हें दिक्कत आ रही है। अभी देखेंगे क्या है ये चीज़। ठीक है। अच्छा, दूसरा है निक्सी एकेडमी। तो इस निक्सी एकेडमी का मकसद ये है कि जो भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो लोग हैं, उनको IPv6 इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करना, बताना। तीसरा है निक्सी IP इंडेक्स। तो इसका मकसद ये है, ये एक पोर्टल है। तो ये पोर्टल ये बताएगा कि इंडिया में जो है इसका अडोप्शन रेट, IPv6 का एडोप्शन रेट कितना है। ठीक है। और अक्रॉस द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में भी इसका एडोप्शन कितना है। देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का मोस्ट रिसेंट वर्जन है जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स की आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन प्रोवाइड कराता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो कि कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है। और 2003 से ये कार्य कर रही है, किस लिए? भारत में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का कार्य करती है। इसके CEO हैं अनिल कुमार जैन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, अ फॉरनर ऑफ
Indian origin, a foreign spouse of an Indian citizen, foreign spouse of an overseas citizen of India कार्ड होल्डर। इन तीनों को ही OCI कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। ये MCQ इसलिए बनाया गया है क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने जो है OCI कार्ड जो रीइशू होते हैं उसका प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया है। तो देखिए, अ फॉरेनर ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का अगर कोई फॉरेनर है, ठीक है, भारत की मूल का कोई बाहर जो फॉरेनर रहता है वो OCI कार्ड होल्डर उसको मिल सकता है, ठीक है, OCI कार्ड उसको मिल सकता है। यदि कोई इंडियन सिटीजन है और उसकी वाइफ, ठीक है, या फिर उसका हस्बैंड फॉरेनर है तो वो भी OCI कार्ड होल्डर जो है बन सकता है। और तीसरा है, यदि कोई ऑलरेडी OCI कार्ड होल्डर है और उसकी जो स्पाउस है, यदि वो OCI कार्ड होल्डर यदि वो आदमी है तो उसकी वाइफ, और यदि वो औरत है तो उसका पति, तो ये भी एलिजिबल हैं OCI कार्ड होल्डर होने के। अच्छा, इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि क्या बात है। देखिए, तो मैंने आपको बता दिया, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर री इशुएंस ऑफ OCI कार्ड्स। देखिए, OCI कार्ड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें कि OCI कार्ड इज़ अ लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर एंट्री इनटू एंड स्टे इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए, आप जो है इसमें भारत में रह सकते हैं और यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, वही एक ही बात हो गई, एंट्री कर सकते हैं और स्टे कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा होता है। साथ ही और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं OCI कार्ड के। अच्छा, अब तक क्या था कि अगर OCI कार्ड देखिए रीइशू भी होता है, मान लीजिए आपकी 20 साल तक की एज नहीं हुई है, ठीक है, तब तक आपको क्या करना होता था, आपको ये रीइशू कराना था। जितनी बार भी आप न्यू पासपोर्ट लेंगे हर बार आपको OCI कार्ड अपना रीइशू कराना होता था, और 50 साल की उम्र के बाद आपको एक बार ये रीइशू जरूर कराना होता था। तो अब सरकार ने क्या किया है, अभी सरकार ने ये कर दिया है कि जब तक कि आपकी 20 साल की एज नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आपको केवल एक ही बार इसको रीइशू कराना होगा। इससे पहले क्या था कि जब भी आपको न्यू पासवर्ड लोगे तभी आपको ये रीइशू कराना होगा, ठीक है। तो अब क्या है, केवल एक ही बार आपको ये रीइशू कराना होगा, और 20 साल की एज पूरी हो जाने के बाद, ठीक है, रीइशू कराने का कोई भी जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या था कि 50 साल उम्र होने के बाद आपको एक बार इसे रीइशू कराना होता है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट आंसर है लेह, ठीक है। तो लेह में नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन पैकेजिंग इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं RK माथुर, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन पैकेजिंग। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किसके साथ मिलकर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, इनके साथ मिलकर। तो जो लद्दाख के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक नई तरह का डिजाइन दिया गया है उनके पैकेजिंग में। तो इस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो जो यहाँ के LG हैं RK माथुर, और लद्दाख के MP जामयांग शेरिंग नामग्याल, इनका नाम है आप याद रखना। तो इन्होंने जो है पश्मीना शॉल और लद्दाखी कारपेट, तो इनके जो है नए डिजाइन में पैक हो रखे हैं, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ये एक जो है नेशनल अपेक्स बॉडी है जो कि 1966 में इसका गठन हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आती है। और ये जो है भारत में जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए कार्यरत है। GVG कृष्णामूर्ति, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अक्टूबर 1993 में ये इलेक्शन कमिश्नर बने थे। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज द मेला ऑफिसर एट कुंभ 2021 हरिद्वार? दीपक रावत। डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज बोर्न इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन विच डे? 13 अप्रैल 1919। Fukushima Daiichi nuclear disaster occurred in which year? 11th March 2011. The center prohibited the export of which drug used to treat COVID-19 patients? Remdesivir. अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस।
और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? डॉक्टर BR Ambedkar was conferred Bharat Ratna in which year? Everyone's invited website is related to which country? Who is the chairman of the National Commission for Scheduled Castes? Who inaugurated the Indian Air Force Commanders Conference at its headquarters वायु भवन in Delhi? फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इनका आंसर हमें ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। कोशिश किया कीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराएं। अगर आपको एक का भी नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप गूगल किया कीजिए। अगर आप गूगल करते हैं तो एक के बदले आपको 2 या 3 जानकारी और जानने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी जो है नॉलेज बढ़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ओके, थैंक यू गाइस।